हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीकेट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य भूगोल के अंतर्गत विश्व के भूगोल का ब्रह्मांड चैप्टर को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीकेट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड के चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग सामान्य अवधारणा के बारे में समझेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसके नोट्स को पढ़ते हैं। ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कामते द वफल द्वारा सन 1749 में किया गया था। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों में बांटा गया है। इसमें पहला वर्ग है अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरा वर्ग है द्वैतवादी संकल्पना। अब आगे है अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कांट की भाव्य राशि परिकल्पना का तथा लाप्लास की नाहरिका परिकल्पना अधिक प्रसिद्ध हुई थी। द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जीन्स एवं जेफरिन की ज्वारीय परिकल्पना, एच.एन. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत आदि प्रमुख है। आगे है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतेयर ने वर्ष 1927 में किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने वर्ष 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से 15 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसके पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए। यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सी के रूप में दृश्य है। आगे है गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब गैलेक्सी है। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। हमारे गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार के दृश्य होते हैं, यथा अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित आकार इत्यादि। आगे है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसे मेसियर 31 भी कहा जाता है। वर्ष 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकाश के बारे में पूर्व धारणाओं एवं विभ्रांत में विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए हैं कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार है। आगे है ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक गैलेक्सी में औसतन 1 लाख मिलियन तारे हैं, जिनका निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम की संघटक निहारिकाओं से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों का गोले के आकार में संगठन, गति, उच्च ताप संलयन अभिक्रियाएं एक तारे के निर्माण के कारक हैं। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम अर्थात प्रारंभिक अवस्था प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। तत्पश्चात अर्थात उसके बाद विकास की मुक्त अवस्था में प्रवेश होता है। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। के पश्चात तारे का हाइड्रोजन ईंधन विनष्ट होने लगता है और वह
मृत्यु की ओर अक्सर होता है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। सूर्य के आकार के तारे की अवधि लगभग 10 बिलियन वर्ष होती है। तारा जितना बड़ा होता जाएगा, जीवन अवधि उतनी कम होती जाएगी। सूर्य से 50 गुना बड़े तारे की अवधि सिर्फ कुछ मिलियन वर्ष ही होती है। विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है, वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम होती है। इस स्थिति को रक्त दानव या सुपर रक्त दानव कहते हैं। इसके पश्चात हीलियम कार्बन में और कार्बन अन्य भारी पदार्थों यथा लोहा आदि में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। रक्त दानव या सुपर रक्त दानव अवस्था में क्रमशः गोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दिशाओं अर्थात कृष्णवामन, न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर्त में से कोई एक प्राप्त करता है, जिसका विवरण इस प्रकार है। तो पहला है सूर्य सदृश छोटे तारे अर्थात रक्त दानव अवस्था के पश्चात नोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुने की सीमा के अंदर होता है, तो तारा श्वेत वामन बनेगा और अंत में कृष्णवामन के रूप में मृत्यु की अंतिम स्थिति प्राप्त करेगा। आगे है 1.44 ms अर्थात सौरिक द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगला है मध्यम आकार के तारे सुपर रक्त दानव अवस्था के पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद अवशेष 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे न्यूट्रॉन तारे अथवा पल्सर के रूप में परिवर्तित हो जाने की संभावना रखते हैं। वहीं तीसरा है बड़े आकार के तारे। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले तारे कृष्ण विवर या ब्लैक होल में परिवर्तित होते हैं। अब आगे है भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और उसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन तारे या कृष्ण विवर या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। ध्यान रहे कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपर नोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने आकार तक के तारे में विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है। इससे बड़े तारों का अवशेष 1.44 सौरिक द्रव्यमान से अधिक होता है। इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। अब आगे है ब्लैक होल। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई वस्तु भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती है। ब्लैक होल छोटा होते होते अंत में केवल एक बिंदु के रूप में शेष रह जाता है। ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना डॉक्टर एस चंद्रशेखर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जनवरी 1935 में लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक बैठक में उन्होंने अपना मौलिक शोध पत्र प्रस्तुत किया
और बताया कि सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते। भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 1983 का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर एस चंद्रशेखर एवं डब्ल्यू.ए. फाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दिशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। सूर्य हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 720,000 किलोमीटर प्रति घंटा गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 23 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता रहता है, जो 24.7 से 35 पृथ्वी दिवसों में पूर्ण करता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में दूरियों का विवरण विभिन्न इकाइयों में इस प्रकार है। एक प्रकाश वर्ष बराबर मीटर में 9.461 गुना 10⁻15 किलोमीटर में, वहीं मीटर में 9.461 गुना 10⁻15, वहीं किलोमीटर में 9.461 गुना 10⁻12, मिलीमीटर में 9.461 गुना 10⁻18 और खगोलीय इकाई में 63.24 गुने 10⁻3 और वहीं मील में है 5.878 गुना 10⁻12 मील। चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। आकाश में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है। सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है। आगे है ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। वहीं प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है। आगे है बीटल ग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में सर जॉन हर्शेल ने देखा, किंतु वर्ष 1995 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला यह प्रथम चित्र था। तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समांतर चक्कर लगाते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं तथा खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती है और यह क्षितिज पर पूर्व
एवं पश्चिम के बिंदुओं से अंतरोध करती है। खगोलीय ध्रुवों के अंशों की संख्या क्षितिज की विषुवत रेखा के अक्षांशों के बराबर होती है। अतः यदि कोई प्रेक्षक तारों की क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो निश्चित ही वह विषुवत रेखा पर है। आगे है, अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। अब ग्राफ दिया गया है कि जहां आपको बताया गया है ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर काफ़ी बारीकी से समझ सकते हैं। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किससे? तो इसका उत्तर है बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतेयर ने वर्ष 1927 में किया था। अब अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर है सी, ब्रह्मांड की। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। तो इसका उत्तर है ए, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती है, यथा अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित आकार इत्यादि। वर्ष 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं एवं विभ्रम के विपरीत इस बात से स्पष्ट साक्ष्य पेश किया कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार है। अब अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना? तो इसका उत्तर है सी, 25 करोड़ वर्ष। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 450,000 मील प्रति घंटा गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 23 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में विकल्प सी अभीष्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तारे का रंग सूचक है। तो इसका उत्तर है डी, उसके ताप का। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। विभिन्न रंगों के तारों का ताप निम्न प्रकार है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। तो इसका उत्तर है ए, चंद्रशेखर सीमा। भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और उनके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर या श्याम विवर के रूप में परिवर्तित होते हैं। ध्यान रहे कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने आकार तक के तारे में विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है और इससे बड़े तारों का अवशेष 1.44 द्रव्यमान से अधिक होता है। इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। ब्लैक होल का
उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाला कोई भी वस्तु इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकता। ब्लैक होल छोटा होते होते अंत में केवल एक बिंदु के रूप में शेष रह जाता है। ध्यातव्य है कि ब्लैक होल सिद्धांत या इसकी जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने ही दी थी। अब अगला प्रश्न है, श्याम वीवर होता है, तो इसका उत्तर है डी, सिमट गया तारा। अगला प्रश्न है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है, तो इसका उत्तर है बी, कृष्ण विवर। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, तो इसका उत्तर है सी, अर्थात एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने, तो इसका उत्तर है सी, एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, जिसमें आपको कथन और कारण दिए गए हैं और सही कथन को आपको चुन करके बतलाना है, तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आइए चलते हैं कथन और कारण को पढ़ते हैं। तो कथन ए में बतलाया गया है, कृष्ण छिद्र एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। वहीं कारण आर है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल को दूरबीन से प्रत्यक्षतः देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के विकिरण यहाँ तक कि प्रकाश किरणों को भी निकलने नहीं देता है। अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों, तारों एवं गैसों के व्यवहार के द्वारा लगाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका, तो इसका उत्तर है सी, बहुत उच्च घनत्व। अब अगला प्रश्न है, सुपरनोवा है क्या, तो इसका उत्तर है डी, एक मृतप्राय तारा। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दिशा की प्राप्त करता है, अतः सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो इसका उत्तर है बी, 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, तो इसका उत्तर है सी, कृष्ण मास्टर। कृष्ण मास्टर नहीं बल्कि कृष्ण वीवर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। क्वासर एक तारावत स्रोत है जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इनसे आने वाली रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार पल्सर एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता रहता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, तो इसका उत्तर है बी, ब्रिटल स्टार। पल्सर, क्वासर तथा ब्लैक होल तो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जबकि ब्रिटल स्टार का संबंध एनिमेलिया जगत, इकानोमेटा संघ तथा ओफिरोइडिया वर्ग से है, जो समुद्री जीव सी स्टार के समान है। ये दोनों ही समुद्री सतह पर रेंग कर चलने वाले समुद्री जीव है, जिन्हें मछली के समीप माना जा सकता है। अतः ब्रिटल स्टार का संबंध अंतरिक्ष से न होकर समुद्र से है।
अब अगला प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, तो इसका उत्तर है बी, नक्षत्र। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का एक ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है, तो इसका उत्तर है सी, बीटलग्यूस। बीटलग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में सर जॉन हर्शेल ने देखा, किंतु वर्ष 1995 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला यह प्रथम चित्र था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि, तो इनमें से सही कथन है बी, अर्थात 1 और 2 सही है। अर्थात आकाश स्याह काला है और 2 अर्थात तारे टिमटिमाते नहीं हैं। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश के काला दिखने या तारे टिमटिमाने न दिखाई पड़ने का कारण वायुमंडलहीनता है। अंतरिक्ष यान के बाहर का तापमान लगभग 3 केल्विन होता है, जो पृथ्वी तल के ताप से बहुत कम है, अतः कथन 3 असत्य है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो इसका उत्तर है बी, दूरी की। प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है डी, प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। अगला प्रश्न है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, तो इसका उत्तर है ए, विषुवत रेखा पर। तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समांतर चक्कर लगाते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव खगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं तथा खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती है और यह क्षितिज पर पूर्व एवं पश्चिम के बिंदुओं से अंतरोध करती है। खगोलीय ध्रुवों के अंशों की संख्या क्षितिज की विषुवत रेखा के अक्षांशों के बराबर होती है, अतः यदि कोई प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो निश्चित ही वह विषुवत रेखा पर है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में चमकता है, अतः पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलना होगा। अब अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात
सप्तऋषि। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, बाइट। बाइट कंप्यूटर प्रणालियों में 8 द्विआधारी अंकों वाली इकाई होती है। अधिकांश कंप्यूटरों में इसका प्रयोग अक्षरों, संख्याओं और प्रतीक चिन्हों को प्रदर्शित करने में किया जाता है। से सभी का संबंध अंतरिक्ष से है। अब अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में इवेंट हीरोइज्म, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। प्रश्न में दिए गए शब्द ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध के संदर्भ में समाचारों में आते हैं। इवेंट होराइजन क्या है? तो यह एक ऐसी सीमा है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। इसी सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है। वहीं सिंगुलैरिटी यह अंतरिक्ष काल में एक ऐसी स्थल है जहां किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। और अगला है स्ट्रिंग थियरी। इसमें सभी पदार्थों एवं बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। वहीं आगे है स्टैंडर्ड मॉडल। कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 विद्युत चुंबकीय, दुर्बल एवं प्रबल की व्याख्या की जाती है तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अब है सौर मंडल। तो आइए चलते हैं अब इसके नोट्स को पढ़ते हैं। सूर्य, इसके 8 ग्रह तथा उनके अनेक उपग्रह एक पूरे परिवार की रचना करते हैं जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य, जो कि एक तारा है, और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुब्ध ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या पूर्व मान्यता के अनुसार 9 थी, जो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में निम्न प्रकार की थी। सबसे पहले नज़दीक है सबसे सूर्य के बुध, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो शुक्र मिलेगा, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसे अरुण भी बोलते हैं और नेपच्यून जिसे वरुण भी बोलते हैं, और फिर लास्ट में प्लूटो। नोट 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बहुना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अतः नई मान्यता के अनुसार ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय खगोल यूनियन की नई परिभाषा के अनुसार ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो पहला सूर्य की परिक्रमा करता हो, दूसरा अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ हो ताकि दृढ़ पिंड की शक्तियों को वशीभूत कर सके और जल स्थितिकी संतुलन बना सके, और तीसरा है अपनी परिक्रमा के दौरान निकट के ग्रह की कक्षा को काटे न, जिसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आगे है ग्रह अपने आकार, संगठन करने वाले पदार्थ, तापमान तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। इन भिन्नताओं का
मुख्य कारण सूर्य से इनकी क्रमशः दूरी है। कुछ ग्रह जैसे बुध, शुक्र तथा मंगल पृथ्वी की भांति ठोस है, इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। कुछ ग्रह गैसों से बने होते हैं जिन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं, जिनके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून गैसीय ग्रह हैं। इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति के समान। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अन्य ग्रहों का घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में इस प्रकार है। बुध का 5.4 है, वहीं शुक्र का 5.2, मंगल का 3.9, बृहस्पति का 1.3, शनि का 0.6 और अरुण का 1.2 तथा वरुण का 1.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व है। अब आइए चलते हैं आगे पढ़ते हैं। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% भाग अंतर्विष्ट है। सूर्य का द्रव्यमान 1.989 गुना 10⁻³ किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग इतना गुना है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध सबसे छोटा है जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगाता है। ग्रह अप्रकाशवान होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम इस प्रकार है। सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उसके बाद वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। आगे है द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम इस प्रकार है, अर्थात बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम इस प्रकार है। सबसे नज़दीक है सूर्य के बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति का है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें बृहस्पति तथा शनि ग्रह पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन स्थित एकमात्र ग्रह पृथ्वी है। अन्य की खोज एवं अनुसंधान जारी है। यह जोन न अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडा होता है। आगे है पोलैंड के खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस ने 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6वीं शती ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद ब्राह्मणिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व भी यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जर्मनी के खगोलविद जोहान्स केपलर ग्रहीय गतियों के 3 आधारभूत नियमों के जनक हैं। वहीं इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीलेई ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, निहारिका।
सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य अर्थात तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अब अगला प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसका उत्तर है डी, कोपरनिकस। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6ठी शती ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद ब्राह्मणिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बात बता दी थी कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है। अब अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वे थे? तो इसका उत्तर है सी, कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, कोपरनिकस। दिए गए विकल्पों में निकोलस कोपरनिकस ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। पोलैंड के खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस इस मत के प्रतिपादक थे कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में सूर्य स्थित सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाती है। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीलेई ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया है। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। जर्मनी के खगोलविद जोहानसन केपलर ग्रहीय गतियों से संबंधित 3 आधारभूत नियमों का जनक थे। अब अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो इसका उत्तर है ए, निकोलस कोपरनिकस। सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने यह स्थापित किया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब अगला प्रश्न है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है ए, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। पहला है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का माध्य घनत्व सर्वाधिक 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अन्य ग्रहों का घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में इस प्रकार है, बुध का 5.4, शुक्र का 5.2, मंगल का 3.9, बृहस्पति का 1.3, शनि का 0.6, अरुण का 1.4 तथा वरुण का 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व है। वहीं पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व लोहा 32.07% है। 30.12% के साथ ऑक्सीजन दूसरे और 15.12 के साथ सिलिकॉन तीसरे स्थान पर है। अतः कथन भी असत्य है। वहीं तीसरा है, सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% भाग अंतर्विष्ट है। सूर्य का द्रव्यमान 1.989 गुना 10⁻30 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना है। वहीं सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग
109 गुना है, अतः कथन डी भी असत्य है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है बी 9, लेकिन वर्तमान में ये 8 हो चुका है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग अर्थात चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अतः ग्रहों की संख्या नई मान्यता के अनुसार 9 से घटकर 8 हो गई है। अगला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो इसका उत्तर है बी अर्थात बृहस्पति और शनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर है ए अर्थात सबसे पहले पृथ्वी, उसके बाद बृहस्पति, फिर यूरेनस और फिर प्लूटो है। अगला प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है सी बुध एवं शुक्र। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी स्थित है? तो इसका उत्तर है ए शुक्र एवं मंगल के मध्य है। अगला प्रश्न है, ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? तो इसका उत्तर है बी ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ग्रह अप्रकाशमान होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अतः प्रश्नगत विकल्प बी का कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आइए डायरेक्ट चलते हैं इसके विस्तार पर। बुध सूर्य का सबसे निकट का और पूर्व मान्यता के अनुसार प्लूटो के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। उसके बाद अब बुध सबसे छोटा ग्रह हो गया है। सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे स्थान का ग्रह शुक्र है। पहले स्थान पर बुध, बृहस्पति सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकटतम ग्रह है कौन से? तो इसका उत्तर है ए बुध। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा बुध है जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। वरुण सबसे दूर स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय 59,800 दिन लगभग 165 वर्ष लगाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाएं तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है सी अर्थात सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर वरुण और फिर है पृथ्वी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्नानुसार आकार के अनुसार घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, फिर उसके बाद वरुण और फिर पृथ्वी है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है। तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून पर विद्यमान है, परंतु प्लूटो पर मीथेन और नाइट्रोजन, मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन मुख्य रूप से उपलब्ध हैं, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात
फ्लोरिडा। बुध, शुक्र और शनि सौरमंडल के ग्रह हैं, जबकि फ्लोरिडा अमेरिका में अवस्थित अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल है। अब अगला प्रश्न है, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो इसका उत्तर है सी, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ग्रह पृथ्वी है। अन्य की खोज एवं अनुसंधान जारी है। यह जोन न अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडा होता है। अब अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट इसके विस्तार को पढ़ते हैं। यूरेनस ग्रह है, वहीं चंद्रमा उपग्रह, हैली पुच्छल तारा तथा मेराइनर कृत्रिम उपग्रह है। अब आइए चलते हैं इसके तीसरे पार्ट सूर्य के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य की माध्य त्रिज्या 6,95,508 किलोमीटर है। सूर्य की कोर में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव की ठोस, द्रव एवं गैस से के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। सूर्य के सतह का तापमान नासा के अनुसार 5500 सेंटीग्रेड है। सूर्य के समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय अभिक्रियाओं को दो भागों में अर्थात नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में बांटा जा सकता है। जहां नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिक में टूटता है, वहीं नाभिक संलयन अभिक्रिया में दो छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। आगे है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा या अमावस्या को ही होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता तथा यह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। सूर्य का वह बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। आगे है हीरक वलय का दृश्य। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है के कुछ सेकेंड पूर्व एवं कुछ सेकेंड बाद दिखाई देता है। हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है, जिस कारण वह सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर
अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिसे सौर कलंक कहते हैं। यह सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पच्छाव एवं पच्छाव स्तरीय बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभा मंडल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को पेरिहिलियन अर्थात उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपहिलियन अर्थात अपसौर कहते हैं। अब आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर होती है। अन्य इकाइयों में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। मीटर में 149.598 गुना 10⁻9, वहीं मिलीमीटर में 149.59 गुना 10⁻12 होता है। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होता है। तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस अथवा प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव की ठोस, द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। अब अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका उत्तर है बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। अब अगला प्रश्न है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो इसका उत्तर सी, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। हीरक वलय का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है कि कुछ सेकेंड पूर्व एवं कुछ सेकेंड बाद दिखाई पड़ता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका उत्तर है बी, प्रतिपदा अर्थात न्यू मून डे के समय। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा अर्थात न्यू मून डे या अमावस्या को ही होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। अगला प्रश्न है, खग्रास अर्थात पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। जिस समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही चंद्रमा की छाया पड़ पाती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ नहीं देता तथा यह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। अब अगला प्रश्न है,
सूर्य का प्रभामंडल अर्थात हैलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो इसका उत्तर सी अर्थात पच्छाव मेघों के हिम स्फटिकों में। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पच्छाव एवं पच्छाव स्तरीय बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, तो इसका उत्तर है ए अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच। खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 150 गुना 10⁻6 किलोमीटर के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, तो इसका उत्तर डी 150 गुना 10⁻6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापी जाती है, तो इसका उत्तर डी अर्थात 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, तो इसका उत्तर है ए अर्थात 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को पेरिहीलियन अर्थात उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपहीलियन अर्थात अपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, तो अगला इसका उत्तर है सी 109 गुना। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य की माध्य त्रिज्या 6,95,509 किलोमीटर तथा पृथ्वी की 6,378 किलोमीटर है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।